ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सा चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल सटल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एंड सटल चैप्टर। क्वेश्चन भी उसी प्रकार आते हैं बट फिर भी आप कर नहीं पाओगे बिकॉज ये सिंपल होते हुए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बहुत ही ईजी है, बेसिक लाइफ जो आप पढ़ोगे उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है, चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हम अपने आजू बाजू लिविंग में क्या देखते हैं, उस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमन स्पीशीज है उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमारा जैसे रिचुअल होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ इट्स द क्यूरियोसिटी वाला पैराग्राफ, कुछ क्वेश्चंस वाले पैराग्राफ जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस को पैदा करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। The wide ranges of living type is amazing. Of course हम देखते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार के आपको हर चीज दिखेंगे, ऑर्गेनिज्म से लेके इवन इन ह्यूमंस। आप देखोगे नो टू ह्यूमंस आर सेम, सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, सबके अंदर एक अलग ही चार्मिंग दिखेगी आपको, राइट। ये समझ सकते हो कि आपकी हमारी लिविंग वैरायटीज कितनी ज्यादा है। The extraordinary habit in which we find living organisms, be it cold mountain, नॉट ओनली इन द लिविंग लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग बट नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स है जो भगवान ने बनाई उसमें भी कितना कुछ है, राइट। कुड इट बी लाइक माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस, राइट। कभी मतलब समझ सकते हैं ब्यूटीफुल क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल कि हम सोच भी नहीं सकते। The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flower, or the attacking spark evokes awe and a deep sense of wonder. So ये सब देख के हमें क्या सुकून मिलता है, कितना मजा आता है। Can you see that इतनी सारी variety सिर्फ God can create that, right? The ecological conflict and the cooperation among the member of population and among the population of a community or even the molecular traffic inside the cell make us deeply reflect on what indeed a life. नॉट ओनली दैट, अगर हम देखेंगे कि भाई अब समझ सकते हो कि हमारे अंदर हम इंटरेक्शन कैसे करते हैं लिविंग वर्ल्ड से, इवन हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कितने डिफरेंसेस होंगे। और ये सब सारी क्वेश्चंस आपको देखेंगे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या नॉन लिविंग साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब बहुत स्पीचलेस है। और इसी के ऊपर हम पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये लाइफ क्या होती है, व्हाट इंडीड अ लाइफ। ओके तो क्या बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर ना खुद ही दो अलग क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कौन से? द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज सपोज टू नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज अ फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। कि लाइफ होती क्या ना, इसके अंदर ही दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक जो टेक्निकल वन है जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं उसके आंसर में कि भाई वो ऐसी क्या चीज है जो लिविंग को लिविंग बनाती है और डिफरेंशिएट करती है नॉन लिविंग से, और एक फिलोसफिकल होता है जो फिलोसफी अगर आपको इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट करती है, आपको थोड़ा बोलते हैं ना एक ट्रिगर देती है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं कि भाई हमें जीने का लाइफ का पर्पस क्या है। आगे बोल रहा है कि एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। कि हमारा फिलोसफिकल बातें करना हमारा वो बोलते ना स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, बट यस हम जो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन था कि लिविंग क्या है, हम उसके बारे में तो जरूर बातें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि हमारे जो अंदर डाइवर्सिटी है उसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। क्या बोल रहा है? If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it a potted plant, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. ये भाई बोल रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, नॉट ओनली दैट कि जो आपको दिखता है वही ऑर्गेनिजम्स है, देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो आपको दिखते ही नहीं है, बट दे स्टिल एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. If you were to increase the area that you make observation in, the range and its variety of organism that you would see increases. कि भाई आप अगर इतने लैंड को देख रहे हो तो इसमें ऑर्गेनिज्म कम होंगे एज कम्पेयर टू जो आप इतने लैंड को देख रहे हो, मतलब जितना आपकी नजर दूर तक जाते जाएगी उतना आपको वैरायटीज मिलेगी। इसमें जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो कैन यू सी उनके वीडियोस में हमें देखने को मिलता है कि भाई हम जो अपने एरिया में है उससे कई ज्यादा डिफरेंट नेचर है, ऑर्गेनिजम्स है जो आपको आजू बाजू दिखेंगे, एंड दैट मेक्स अस स्पीचलेस।
obviously if you were to visit a dense forest you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. And of course कि अब जब भी आप जाओगे डेंस फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है तो आपको दिखेगा कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ है. ऑन द अदर हैंड आप अपनी सिटी एरिया में देखोगे तो आपको रेयरली कोई दिखेगा. क्यों? क्योंकि हमने उनका डिस्ट्रक्शन किया है, राइट. Each different kind of plants, animals, organism that you see represents a species. भाई जितने भी आप देखोगे ना स्पीशीज ही स्पीशीज है. The number of species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million. कि भाई जब अभी तक जो नंबर है स्पीशीज हमने डिस्क्राइब किया, हमने उसका स्पेसिफिकेशन दिया है, उसको डिस्क्राइब किया, उसको कुछ एक साइंटिफिक नाम दिया है, वो सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन ही है. यानी कि उसमें क्या बोल रहा है कि इसी को हम ना बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं कि जो बायोलॉजी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी इज नथिंग बट अ बायोडाइवर्सिटी. और क्या बोल रहा है और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट. We should remember here that as we explore new areas or even the odd one, new organisms are continuously being identified. यानी कि हम बोल रहे हैं कि भाई आप जितने ऑर्गेनिजम्स को देखोगे उतने ऑर्गेनिजम्स आपको दिखते हुए मिलते जाएंगे. ठीक है. As stated earlier, उन्होंने बोला कि जैसे हमने पहले स्टेट किया था, there are millions of plants, animals in the world. We know that the plant and animal in our own area by the local names. कि हमने अपने एग्जाम को दे दिया, कोई लोकल नेम दे दिया. These local name would vary from place to place. कि हमने हिंदी में इसको कुछ बोल दिया, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेडी फिंगर का नाम लेते, ठीक है. इसको हमने बोलते ना इंडिया में बोल दिया कि वो क्या है, उसको क्या बोलते यार, लेडी फिंगर, भिंडी, राइट, भिंडी. तो उसको हमने लोकल लैंग्वेज में क्या नाम दे दिया, भिंडी, राइट. लेकिन हम इसको इंग्लिश में लेडी फिंगर, समटाइम वी ऑफन से दैट ओकरा, देयर आर डिफरेंट नेम्स गिवन टू दैट. तो बोलते हैं कि लोकल नेम ना प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. इवन विद इन अ कंट्री, क्या हम हमारे इंडिया कितनी डाइवर्सिफाइड है, क्या पता हम हिंदी में इसको लेडी फिंगर भिंडी बोल रहे हैं, क्या पता नॉर्दर्न साइड में कुछ डिफरेंट बोलते होंगे, सदर्न साइड में कुछ डिफरेंट बोलते होंगे. प्रोबेबली यू वुड सी और रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी नॉट फाइंड अ वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर. अगर आप चले गए साउथ साइड में, अगर आपने बोला आपको भिंडी खानी तो आप बोलोगे भिंडी, क्या पता उसमें भिंडी नहीं बोलते हो. तो इस वे में क्या होगा, है तो भाई वो भिंडी ही ना, है तो भाई वो ओकरा ही, लेकिन स्टिल वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट. इसके लिए हमने क्या किया, एक बहुत ही मस्त चीज को अपनाया. क्या देखते हैं, to refer to organism we are talking about. Here there are need to standardize the meaning of living organisms, naming of, oh shit, it's like a naming, right? It's a naming of such particular organism. It's known by the same name all over the world. तो हमने बोला कि भाई हमें कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट है, कल्चर बहुत डिफरेंट है, उसमें बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है, तो हमें ना कोई स्पेशलाइजेशन नाम देना ही पड़ेगा. और इस प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी पर्टिकुलर एनिमल्स को, प्लांट्स को एक पर्टिकुलर नेम असाइन करते हैं जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड एप्लीकेबल है. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज अ प्रोसेस. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर. Obviously, nomenclature or the naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism is the name attached to, and this is called as identification. कि भाई हमें नाम देने से पहले उसको पहचानना तो पड़ेगा, हमें पहले समझना पड़ेगा दिस इज भिंडी, दिस इज ओकरा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इसकी वजह से नॉमेनक्लेचर, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के ऊपर आता है आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसकी स्टडीज करनी पड़ेगी एंड देन उसको हम कोई एक नाम असाइन करेंगे. इन ऑर्डर टू, अभी क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म. यानी हम अपने बोलते ना एक साइंटिफिक नेम हर चीज को देने का एक रीति रिवाज स्टार्ट किया गया है. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इस वे में क्या हुआ है कि भाई ये ना सारे बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिस्ट हैं, बी इट फ्रॉम अमेरिका, बी इट फ्रॉम इंडिया, एनीवेयर, सभी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है. ठीक है. और क्या बोल रहा है कि फॉर द प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया. कि भाई प्लांट्स के देखा जाए तो साइंटिफिक नेम ना किसी प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पे डिपेंडेंट है. और प्रिंसिपल और क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता है, विच इज प्रोवाइडेड इन, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इज ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. इंपॉर्टेंट सा बस स्टार मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करना है वो कर लो. क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN. यू मे आस्क हाउ एनिमल्स आर नेम्ड. अगेन उसके लिए एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट है. have evolved international code for zoological nomenclature. Most of the important thing ये भी याद रख लो, ICZN,
इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, याद रखना ये कोड ही है, ये इंटरनेशनल ही है, ये याद मत करना कि आई से इंटरनेशनल, सी से कोड, क्योंकि वो कुछ भी डिफरेंट नाम दे सकते हैं इसकी जगह पे। द साइंटिफिक नेम एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, और साइंटिफिक नेम कुछ इस प्रकार से होते हैं कि भाई सभी को ना एक ही नाम होना चाहिए, दैट्स इट। हमारा एक एजेंडा है साइंटिस्ट का कि भाई अगर ओकरा एक को मिल गया ना, दूसरा कोई ओकरा हो ही नहीं सकता हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम मीनिंग, कि भाई कुछ भी हो जाए ना, अगर ओकरा बोल दे सभी के दिमाग में भिंडी ही आनी चाहिए, इस वे में हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ऐसा नेम देंगे। दे ऑल्सो इंश्योर्स दैट सच नेम हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, कि भाई अगर ओकरा है तो किसी एनिमल के लिए ओकरा यूज ही नहीं किया गया, एक ही नाम होगा। तो समझ सकते हैं कितने सारे अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को आप देखोगे, देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ डिफरेंट नेम इन द बायोलॉजी, कि हर कोई चीज रिपीट ना हो पाए। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism. ये ना प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर यूनिवर्स एप्लीकेबल है। Each name has two components, the generic name and the specific epithet. Important याद रखना कि भाई नेम के कौन से दो कंपोनेंट है, सबसे पहले होता है जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with two components is called as binomial nomenclature. For example, जैसे आपके नाम में, for example मेरा क्या नाम है, निमिषा, राइट, NIMMISHH, तो मेरा भी क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि मुझे एज अ पर्सन डिफाइन करने के लिए मुझे एक क्या कर रहा है, जेनेरिक नेम, जिसको इसको बोलेंगे जेनेरिक नेम, एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो दो चीजें मुझे डिफाइन कर रही है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे डिफाइन कर रही है, ठीक है। कौन सी दो चीजें मुझे डिफाइन कर रही है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिस इज निमिषा, राइट, ये निम्मी क्या हो गया, जेनेरिक नेम हो गया, और शाह क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो ये दो, अगेन मेरा भी जो नाम है वो क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय द कार्लस लिनियस, सबसे पहले नेम सिस्टम को कार्लस लिनियस ने दिया था, is being practiced by the biologists all over the world। तो याद रखना है कि दो नोमेनक्लेचर कौन दिया था, किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, ओके। This naming system using the two-word format was found convenient। मतलब ये भी बहुत convenient पाएगा ना, ऑफकोर्स मेरा भी नाम डिफाइन करने में, this is convenient, all over India applicable है, सब जगह applicable है। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better। ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ा सा आपके नेम के हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, लेकिन साइंटिफिकली कैसे क्या है उसको समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जिसका सबका फेवरेट फ्रूट है, विच इज क्या है सबका फेवरेट फ्रूट, ऑफकोर्स मैंगो। तो हम ना मैंगो का एग्जाम्पल लेके इस चीज को अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। क्या बोल रहा है देखो, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम आप याद रख रहे हो, आप किधर भी जाओगे ना तो मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, ऑल्दो एप्लीकेबल नहीं आजकल सब मैंगो बोलते हैं, लेकिन आप बायो के टर्म्स में जाओगे, किसी बायोलॉजिस्ट से मिलोगे जाके तो बोलेंगे व्हाट यू लाइक टू हैव, सो यू कैन से मैंगो, से मैंजीफेरा इंडिका, राइट। लेट अस सी हाउ दिस इज द बायोनोमियल नेम। कि देखते कि भाई ये बायोनोम मुझे दिख तो रहा है आंखों से, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि कैसे बायोनोमियल नेम है, हम समझते हैं कि इन दिस नेम मैंजीफेरा इंडिका रिप्रेजेंट द जीनस, और व्हाइल इंडिका इज द पर्टिकुलर स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज एपिथेट, ये उन्होंने बताया, और स्पीशीज एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। तो कुछ और भी रूल है जो हम देखेंगे, रूल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए अगर नीट क्लियर करना है तो, ठीक है। ये आपको 4 मार्क्स दिलाएगा, लेकिन गलत किया तो 5 मार्क्स लेकर भी जाएगा। बायोलॉजिकल नेम आर जर्नली इन लैटिन, यानी कि बोल रहा है कि जो जितने भी बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में है, क्योंकि जो कार्ल लिनियस थे वो कहीं ना कहीं अपने लैटिन शब्द से बड़ा प्यार करते थे, इसलिए उनका नाम करके दिया लैटिन वर्ड। लेकिन लिखा हुआ इटैलिक्स में जाता है, पता ना किसी को कर्सिव लिखना पसंद है, किसी को जो सिंपल फॉन्ट लिखना पसंद है, उनको पसंद है इटैलिक्स, तो इटैलिक्स का नाम दे देंगे। भाई ओरिजिन तो बेसिकली लैटिन का है, लेकिन लिखा इटैलिक्स में जाना चाहिए। दे आर लैटिनाइज्ड एंड डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। भाई किधर से भी वो पैदा हो चलेगा, लेकिन वो लैटिनाइज्ड ही होना चाहिए। फर्स्ट रूल कि वो ना हमेशा लैटिन में होता है, लेकिन रिटर्न किस में होता है, इटैलिक्स में होता है। The first word in the biological name represent the genus, while the second name represent the specific epithet। एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, S for second, S for species epithet। याद रखिएगा कि सेकंड वाला क्या होगा, स्पीशीज एपिथेट होगा, तो ऑटोमेटिकली जीनस क्या हो गया, फर्स्ट नेम हो गया। Both the word in the biological name when written are underlined separately। कि भाई अगर मैं इसको लिख रही हूँ अपने हाथों से तो ना वो दोनों मैंजीफेरा इंडिका दोनों को अलग अलग एक ही साथ अंडरलाइन नहीं करना। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, लोग क्या करते हैं एक ही साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हाईलाइट करती हूँ डिफरेंट वर्ड से, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है तो मैं इसको एक साथ अंडरलाइन नहीं करूंगी, ना 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 ये रॉन्ग हो जाए। तो क्या होगा, अगर आपने अपने हाथों से लिखा है तो आप क्या करोगे, पहले मैंजीफेरा को करोगे, देन इंडिका को करोगे अंडरलाइन सेपरेटली।
लेकिन फिर भी क्या होना चाहिए, ये लैटिन का ओरिजिन। इमेजिन कि कार्ल लिनियस को लैटिन से कितना लगाव था कि हमेशा वो लैटिनाइज ही करना चाहते थे, भले इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, लेकिन लिखना उनको इटैलिक्स में था। ओहो, कैन यू सी दैट, उनको लिखना तो इटैलिक्स में ही था। फोर्थ एंड द लास्ट रूल, इंपॉर्टेंट, ये सारे रूल्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रूल्स को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रूल्स ही है, क्वेश्चन इसी से आएंगे। फोर्थ क्या है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ये फॉर एग्जांपल मेंजीफेरा लिख रहे हो तो पहला वर्ड मेंजीफेरा इंडिका में है ना, मेंजीफेरा इंडिका में क्या होगा, ये फर्स्ट वर्ड क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। व्हाइल द सेकंड स्पीशीज एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, वही इंडिका है ना, वो सिंपल स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो जाएगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल ऑफ, कितनी बार बताएंगे भाई, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। दूसरा चलते हैं कि नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पीशीज एपिथेट, कि भाई बाइनोमियल में क्या होता है कि ना स्पीशीज एपिथेट आ गया, उसके बाजू में ना उसका साइंटिस्ट का नेम भी होता था कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई आपने एक नाम निकाला है, वाह वाह। कैन यू इमेजिन, नाम देने को भी इनको एक बोलते हैं ना, एक सर्टिफिकेट दिया गया हर एक के नाम के आगे उनका पर्टिकुलर जिसने दिया उसका भी नाम। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मेरी दादी ने दिया होता, अगर इनके हिसाब से चलते तो मेरा नाम निम्मिश और मेरी दादी का नाम होता, तो कैन यू इमेजिन कितना अलग दिखता, राइट। सिमिलरली कि नहीं भाई मुझे रिस्पेक्ट करना है और साइंटिस्ट को जिन्होंने इतना अच्छा नाम दिया मेंजीफेरा इंडिका, तो उनके बाजू में जिसने उसका नाम दिया उसको भी देना चाहिए। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म, एग्जांपल जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो इमेजिन कार्ल लिनियस अपने आप से कितनी ऑब्सेस्ड थी कि भाई मैंने किया तो लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, मेंजीफेरा इंडिका कार्ल लिनियस है तो उन्होंने लिन करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि हाँ लोगों को हिंट तो मिल जाएगा कि भाई इसका जो नाम है वो मैंने दिया और किसी ने नहीं दिया। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। कैन यू सी, सेल्फ लव आपको यहाँ से दिखेगा, हाँ साइंटिस्ट के अंदर भी सेल्फ लव होता है। कैन यू सी, कैन यू इमेजिन दैट, इसलिए बोलते ऑलवेज हैव दैट सेल्फ लव विद इन यू। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make it possible. कि भाई ये बहुत इम्पॉसिबल है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सके एक एक करके, इससे हमारी पूरी जन्म बीत जाएगी, सबसे 1.78 मिलियन साल लग जाएंगे हर स्पीशीज को पढ़ने के लिए। इसलिए हमने क्या किया, एक प्रोसेस को अपना लिया, जिस प्रोसेस का नाम है क्लासिफिकेशन। हमने क्लासीफाई कर लिया। इस क्लासिफिकेशन के एक मजेदार एग्जाम्पल आपको एनिमल किंगडम में दिखेगा। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर तो है ही, लेकिन अगर उसको क्लासिफाई नहीं होता तो समझ सकते हो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, मतलब पूरा नीट का सिलेबस सिर्फ एनिमल किंगडम पे होता। तो देखते हैं कि भाई हमने इसने कैसे आसान किया है कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कि बहुत सारे एनिमल्स को क्या कर दिया, ग्रुप में डाल दिया। क्यों ग्रुप में डाल दिया, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज की बेसिस के ऊपर। कि मैं पढ़ रही हूँ कि लोगों के नाक लंबे होते हैं, तो मैंने जितने भी लोग हैं जिनके नाक लंबे, तो सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर क्या कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया है, आप उसको समझेगा नहीं भाई इतना अच्छा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल है कि क्लासिफिकेशन में क्या एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप ऑफ सच प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग्स और इंसेक्ट्स इन कैट्स। मैंने डॉग्स बोला था, आपको सारे कुत्ते याद आ गए, कैट्स बोला सारे बिल्लियां याद आ गए। आपको याद आई ना कि भाई सारी बिल्लियां है, आपको ये तो याद नहीं कि वो बिल्लियों में भी कोई बहुत सारे डिफरेंट नेम, वो तो याद नहीं है। इन शॉर्ट आपको सारे कैट्स याद आए, right? The moment we say any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. भाई मैंने तो डॉग सोचा तो मुझे सारे जितने भी डॉग्स हमारी गली से लेकर मेरे फ्रेंड्स के घर पे जो डॉग है सारे डॉग्स याद आ गए। ठीक है, what image do you see when you think of dog? Of course कितना फुद्दू सा क्वेश्चन कि भाई आप डॉग को देखते हो तो आपको क्या याद? ऑफ कोर्स आप डॉग को देखते होंगे तो आप ही याद आते होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने डॉग को याद किया आपको किसी फ्रेंड की याद आ गई, नहीं ना। आप डॉग को याद करो तो ऑफ कोर्स आपको डॉग ही दिखेगा, स्ट्रीट वाला डॉग है। Obviously each of us will see the dog. Of course बाद में वो आंसर भी क्लैरिफाई दे रहा है, देखो कितने सार्केज्म में वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। और बाद में ऑफ कोर्स उसने बोला कि ऑफ कोर्स हम डॉग्स को देखेंगे ना, एंड नॉट कैट्स। नाउ इफ यू वर टू थिंक ऑफ द एटलेसियंस, हम क्या करेंगे, वी नो दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, सिमिलरली सपोज वी वर टू से अबाउट द मैमल्स। अगर मैं मैमल्स बोलूंगी तो आपको सारे भी मैमल्स याद आ जाएंगे। यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर्स। Likewise in the plant, if we would talk about the wheat, the picture in each of us mind will be of wheat plant and not rice or not any other plants. Hence all of these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals etc. are convenient categories that we use to study organisms. और इसी की वजह से जितने भी कैटेगरीज हम सब, बुक्स, मैंने बुक्स बोला था, आपको सारी बुक्स याद आ जाएगी ना। लेकिन अभी आपके सामने स्पेसिफिक एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी की याद आएगी। तो हमने क्या किया, हर एक को कैटेगराइज कर दिया बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं बुक्स का,
पेजेस होते हैं, कवर होते हैं, नॉलेज होती है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट होता है, तो ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके बेसिस पे हमने सारे को बुक्स बोला है। ऑफ कोर्स वो हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन है तो बुक्स ही ना। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज टेक्सा। भाई कैटेगरी नहीं बोलेंगे भाई साइंटिस्ट की इज्जत कैसे रहेगी, इसलिए उनका साइंटिफिक नेम है कैटेगरी का। बायो के टर्म में टेक्सा हो गया। तो बायो को दूर से हार्ड दिखाने के लिए कितने अजीब अजीब नाम है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग समझेंगे तो भाई फुद्दू सा है। कैटेगरी का मतलब क्या है भाई, साइंटिफिक नेम में टेक्सा। समझ सकते हो क्या चल रहा है यहाँ पे। Here you must recognize that taxa that indicate category at a very different level. Plant also form a taxa. Weed is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa, मतलब कि कहीं ना कहीं categories है, groups है. But you know that dog is a mammal and mammals are the animal. लेकिन कहीं ना कहीं interrelated नहीं है कि dog mammal है, mammal एक animal है. Therefore, animal, mammals, dogs represent taxa at different level. भाई सभी को कैटेगरी दे दी, लेकिन सारी कैटेगरीज ना कड़ी जुड़ी हुई है, एक लिंक्ड कैटेगरी है, ठीक है। इसके से मैं बोल सकती हूँ डॉग एक ग्रुप है, लेकिन डॉग एक मैमल भी है, ठीक है। तो डॉग को एक डिफरेंट कैटेगरी दे दिया, मैमल को भी डिफरेंट कैटेगरी दिया, लेकिन ये दोनों क्या कनेक्टेड है एक डिफरेंट लेवल पे है। तो दोनों ही कैटेगरीज है, तो दोनों ही टेक्सा, लेकिन एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्टेड है, ठीक है। कंफ्यूजिंग में कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। इसमें सिंपली क्या बोला गया है कि टेक्सा यानी कि कैटेगरीज, दैट्स इट, इतना याद रख लो, यू आर गुड टू गो। आगे चलते उन्होंने बोला है कि हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इन द डिफरेंट टेक्सा या कैटेगरीज। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के भाई हर एक की कैरेक्टर्स को पढ़ा है मैंने, हर एक को मैंने ग्रुप असाइन कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, दैट इज नथिंग बट अ टेक्सोनॉमी। External and internal structures along with the structure of cells, development process and ecological information of organism essential and forms the basis of modern taxonomic studies. Important point क्या बोला है कि external हो गया, internal structure हो गया, along with the cell structure, developmental process, ecological information of an organism, ये सारे essential है और basis करते हैं modern taxonomic studies के लिए। ये मैंने कैरेक्टर्स, मैंने जैसे बुक के कैरेक्टर्स उसमें पन्ने होते हैं, कवर होता है, नॉलेज होती है, तो ये सब के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली एक ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट बेसिस लिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है, जैसे कि होमोसेपियंस भी एक कैटेगरी है। कैसे पता चला कि होमोसेपियंस है, बहुत सारे हमने जैसे देखा कि बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अपने आप के अंदर देखा और इस वे में कैटेगराइज करते हुए चले गए। नेक्स्ट बोल रहा है कि हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिस टू टेक्सोनॉमिक। इंपॉर्टेंट है कि कौन से बेसिस फॉर्म करते हैं टेक्सोनॉमिक के लिए, कौन से। नंबर 1 हम देखेंगे, नंबर 1 कौन सा है भाई, नंबर 1 है कैरेक्टराइजेशन। मैंने कैरेक्टराइज कर दिया, मैंने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ा। दूसरा मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, ओह जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहा था। देन थर्ड पॉइंट क्लासिफाई किया कि भाई मैंने ये ओकरा के बारे में पढ़ा था, मैं इसको अलग कैटेगरी में रखूंगा, एंड दिस इज नथिंग बट अ क्लासिफिकेशन। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, कि जो कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, वो हमारी इंसान के लिए तो न्यू बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ह्यूमन बीइंग हैज ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहले के लोग जो जंगल में रहा करते थे उनको बहुत इंटरेस्ट था लोगों के बारे में जाना, अलग के बारे में जाना। नाउ इट्स अपोजिट, लोग कम जानना चाहते, लेकिन उस जमाने में क्यूरियोसिटी का जो लेवल था वो एट अ पीक था। इसी की वजह से ना उनको ज्यादा से ज्यादा जानना था, और जिस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा जानना था, इसी की वजह से पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस विद देयर ओन यूज वो कैटेगराइज करते थे चीजों को। In early days, human being in need to find a source for the basic need of food, clothing and shelter. क्यों वो ना क्या करते थे, कैटेगराइज करते थे, समझते थे। क्यों? उनकी ना बोलते ना मजबूरी थी, क्योंकि उनका खाना पीना सब कुछ उससे के ऊपर डिपेंडेंट था। Hence the earliest classification were based on the use of various organisms. इसलिए पहले के जमाने में लोगों ने क्लासिफाई तो किया था, लेकिन उनके लिए क्या फायदेमंद है उस वे में, मतलब क्लासिफिकेशन की जो ट्रेट है वो हमारे अंदर बहुत पहले साल आ गई थी। इसलिए आज भी तो हम कितने लोगों को क्लासिफाई कर देते, अच्छे बुरे, हंसने वाले, रोने वाले, एंड सो दैट, ठीक है। Isn't it interesting कि भाई फितरत बहुत पुरानी है हमारे अंदर। Human beings were since not long not only interested in knowing more about the different kind of organism but their diversities, but also the relationship among them. कि भाई हम जो इंसान थे ना, हमारे अंदर ना सिर्फ पढ़ने के ऊपर क्यूरियोसिटी नहीं थी, पढ़ना भी था और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी जानना था,
समझ रहे हो विनोद कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कि वहां पे ना उनको समझना था कि ठीक है ये ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा चल रहा है वो भी समझना था, इसलिए ऐसा रिलेशनशिप हाइक बहुत ज्यादा है, isn't it? क्योंकि हमारे जो ट्रेड ना बहुत साल पहले से आई है, और लोग बोल रहे थे zenji things and so on. This branch of studies were referred to as systematics. को zenzi बोलते हैं ना, zenzi types something बोलते हैं. Not aware of all of these right now, but ठीक है हम धीरे धीरे सब समझ लेंगे, न्यू ट्रेंड के साथ हम भी अडेप्ट हो रहे थोड़ा बहुत, ठीक है. The system of studies were referred to as systematics. मतलब इस ब्रांच की स्टडी को कि भाई वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, उन सभी चीज की स्टडी को हमने एक नाम दिया सिस्टमैटिक्स. देख रहे हो ये सब चीजों को नाम भी दिया जाता है. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन. अगेन यहाँ पे लैटिन, आप समझ गए चैप्टर ही लैटिन है, जो कार्ल लिनियस ने इसकी नींव रखी थी, उनको लैटिन से अलग ही प्यार था, इसलिए उनका नाम इन्होंने लैटिन वर्ड. अगेन यहाँ पे भी लैटिन वर्ड है सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये भी एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है सिस्टमा मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. लिनियस ने और क्या बोला कि लिनियस ने बोला कि लिनियस ने यूज किया था एक वर्ड सिस्टेमा नेचुरे. ठीक है, क्या बोला देखो सिस्टेमा नेचुरे के अंदर, ठीक है. एज लिटिल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उनकी एक बुक भी है सिस्टेमा नेचुरे, जिसके बारे में उन्होंने इसके बारे में डीप एक्सप्लेनेशन भी दी है. ओहो. The scope of systemics was later enlarged to include identification, nomenclature, classification. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इसका ना और भी हो गया कि सिर्फ सिस्टमिक्स करना, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना ही नहीं था, उसको आइडेंटिफाई भी करना था, नॉमेनक्लेचर भी करना था, उनका क्लासिफिकेशन भी करना था, एंड सो ऑन. सिस्टमिक इंक्लूड इनटू अकाउंट किसमें लेते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. कि अगर मैं आपको बोलूँ आपको चुगली करने की बहुत आपके अंदर ट्रेड है, तो ये आपकी गलती नहीं, आपके पूर्वज से, मतलब होता है ना एक कहीं ना कहीं आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप थी. ऐसे कुछ ट्रेड्स को भी क्या करता है अपना जो सिस्टमिक है वो इंक्लूड करता है. जस्ट जोकिंग, जोक्स अपार्ट. इसमें क्या बोला है कि सिस्टमिक ना सिर्फ ये नहीं समझता कि उसके अभी के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसके ना प्रीवियस उसके पास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे, क्या क्या मॉडिफिकेशंस है, उसी को भी क्या करता है वो स्टडी करता है. अब हम चलते हैं ना कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर कि भाई कैसे कैटेगराइजेशन होता है हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, नंबर 1 है कि क्लासिफिकेशन एक ना सिंगल स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी. अगेन कैटेगरी रैंक सिंपल सेम थिंग है कि भाई जो क्लासिफाई करना है एक सिंगल स्टेप नहीं कि हाँ भाई ओग्रा में जैसे दिखा तो क्लासिफाई कर दिया. इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होता है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज. कि भाई सारे सब क्या बोलते हैं ना एक हायरार्की फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको टेक्सोनोमिक नहीं बोलते, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोला जाता है. एंड ऑल द कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्सोनोमिक हायरार्की. और जितने भी कैटेगरी सब साथ में आते हैं उनके हेल्प से क्या बन जाता है, हायरार्की का फॉर्मेशन हो जाता है. ईच कैटेगरी मतलब जितने भी कैटेगरीज, एक कैटेगरी ये हो गया फॉर एग्जाम्पल डॉग की कैटेगरी हो गई, कैट की कैटेगरी हो गई, रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब इसका बोलते हैं ये एक यूनिट है, इससे तो क्लासिफिकेशन होता है, इससे छोटा क्या हो सकता है, इससे छोटा तो स्पीशीज ही हो जाएगा, राइट. इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टेक्सॉन, और प्लूरल में टेक्सन है. अब मैं बोलूँ कि डॉग एक कैटेगरी है, डॉग क्या है कैटेगरी है, इसको मैं टेक्सा भी बोल सकती हूँ, लेकिन एक ही है. मैं सिर्फ बात करी एक ही कैटेगरी की, तो मैं इसको टेक्सॉन बोल दूंगी जो सिंगुलर है. बहुत सारे कैटेगरी डॉग, कैट, प्लांट, लीव्स, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हो गए तो मैं उसमें टेक्सा बोलूंगी. समझ गए. ये देखो घुमा फिरा के एक ही उसका सिनोनिम्स बहुत ज्यादा है, बहुत से डिफरेंट नाम दिया गया है, बस दैट्स इट. डरने की कोई बात नहीं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है. जो मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, इस पर मैं एम्फोसिस कर रही हूँ, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी वही है. आपको ये नहीं पूछेगा कि आपको वन वर्ड डिफाइन व्हाट इज टेक्सा, ऑफ कोर्स नॉट. इस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है. तो बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ होंगे जिसमें क्वेश्चंस ना के बराबर होगा, लेकिन हाँ अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन करो इसमें पूछेगा कि भाई व्हाट इज टेक्सा डिफाइन, तो आपको बताना पड़ेगा इट्स अ कैटेगरी जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स उनको क्लासिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं. टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. कि भाई मैं ना आपको अगेन मैं समझता हूँ आपकी बुद्धि कैसी है, इसी की वजह से ना मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहती हूँ. एग्जाम्पल जैसे कि देखते हैं कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग अ कॉमन फीचर्स लाइक द 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग. जैसे कि इंसेक्ट एक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ना एक कॉमन फीचर होता है कि उनके पास ना 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus were given a rank or a category.
कि भाई जो इंसेक्ट है मैं उसको देख सकती हूँ, ऑब्जेक्ट है, टचेबल, एक बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट इल्यूजन नहीं है, वो कंक्रीट एक ऑब्जेक्ट है और ऐसा ऑब्जेक्ट है जिनके पास 3 जॉइंटेड लेग है और वो सभी में कॉमन है। इसकी वजह से मैंने इंसेक्ट को क्या दिया, एक रैंक दे दी या एक कैटेगरी दे दिया, एक कैटेगरी के ऊपर डिफाइन कर दिया। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या ऐसे और भी ऑर्गेनिजम्स को आपके कैरेक्टराइजेशन पे ग्रुप कर सकते हो। रिमेंबर अ ग्रुप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, मतलब ग्रुप मतलब कैटेगरी हो गया। एक कैटेगरी फर्दर डिनोट्स अ रैंक, कि फॉर एग्जाम्पल डॉग एक कैटेगरी है, कैट एक कैटेगरी है, टाइगर एक कैटेगरी, ये सब एक कैटेगरी है। लेकिन ये सब क्या एक मैमल भी है, राइट ये सब क्या है, एक मैमल का भी पोजीशन शो करते हैं, तो मैमल भी तो कैटेगरी हो गया ना। तो मैमल क्या कर रहा है, मतलब ये है तो देखो, ये तो है तो कैटेगरी, लेकिन एक पर्टिकुलर रैंक पे डिपेंड करता है कि रैंक 1 है, रैंक 2 है। मतलब समझे, मैंने इसको रैंक 1 दे दो, ये रैंक 2 पे आया ना, तो रैंक वाइज भी डिफर करता है। समझ सकते, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, समझाना है कि भाई कोरिलेशन के अंदर भी हो, इसलिए तो मैं सिस्टमेटिक नाम दिया। कैन यू इमेजिन, मैंने पूरे ब्रांच को नाम दे दिया कि रिलेशनशिप को ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको डिफाइन करने के लिए एक नाम दे दिया गया था। इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रैंक डिनोट करते हैं। ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे मैं बताया डॉग कैट क्या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। These taxonomic group category are distinct biological identity and not merely a morphological aggregate. इसमें बोला कि भाई ये जो डॉग कैट से इसको एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर से देख के बोलते वो डॉग के 2 कान होते, एक नाक होते, इसलिए उसका नाम डॉग रख दिया। भाई वो तो इंसानों के भी होते हैं, राइट। सिर्फ मियरली वो मॉर्फोलॉजिकल, हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को कंसिडर नहीं किया, बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके अपीयरेंसेस को भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, इतने सारी चीजों को कंसिडर किया गया। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, अभी बोल रहे हैं कि टेक्सोनॉमिकल जो स्टडीज हम करते हैं of all the known organism have led to developmental of common categories such as kingdom, phylum और division for plants, मतलब plants के लिए हम phylum नहीं division बोलते, class, order, family, genus and species. All organisms all organisms including those in the plants and animal kingdom have the species as a lowest category. मतलब जो डिवीजन है हमने इस लेवल पे डिवीजन कर दिया है कि सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ डिवीजन क्या है, स्पीशीज, उससे नीचे कोई डिवीजन नहीं है बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट में। Now the question you may ask is how to place an organism in various category, कि भाई मैं बहुत सारी कैटेगरीज तो साइंटिस्ट ने बना दिया है, लेकिन अगर मैंने कुछ आइडेंटिफाई किया तो उसको मैं रखूँ कैसे भाई उस कैटेगरी में, उसका बेसिस क्या है। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज, तो उसने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि भाई आपका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए किसके रिगार्डिंग, ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज among the individual of a same kind of organisms as well as the other kind of organisms। उन्होंने क्या बोला है कि इसमें क्या होता है कि अगर आपको जब तक नॉलेज ना हो किसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी सिमिलैरिटीज के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में, तो आपको प्रूफ ही नहीं कर पाओगे, प्लेस ही नहीं कर पाओगे, तो आपको इसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे बेसिक लैंग्वेज कि हमने बोला है कि हमारे स्पीशीज है किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, लेट मी हाईलाइटेड क्या क्या बोला है। सबसे पहले सबसे बड़ा मतलब सबसे ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, सबसे ऊपर किंगडम, देन फाइलम, उससे छोटा क्लासिफिकेशन, उससे अंदर वाला क्लासिफिकेशन मतलब सब डिवीजन। डिवीजन जो प्लांट्स के लिए होता है और वही एनिमल होता है फाइनल, मुझे फाइलम होगा, जो हम एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके जस्ट नीचे क्लास, ऑर्डर, फिर फैमिली, देन जीनस एंड स्पीशीज, यानी कि ये ना ऐसे डाउन द ग्रुप है, ऐसा कुछ ऐसा डिवीजन हुआ है इसका। तो आपको लाइन वाइज याद करना ही पड़ेगा कि पहले किंगडम आता है, देन फाइलम आता है, देन क्लास आता है, देन ऑर्डर आता है, देन फैमिली आता है, देन जीनस आता है, देन स्पीशीज आती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या बोल रहा है कि टेक्सोनोमिक स्टडीज consider a group of organism of an individual organism with a fundamental similarities as a species। कि कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, रुको एक मिनट, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मतलब ये मुझे मेरे टीचर ने बताया था याद करने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ट्रिक है कि आपको लाइन वाइज याद रहे कि भाई इसके अंदर ये पार्ट है, इसके अंदर ये पार्ट है, इसके अंदर ये पार्ट है। ये देखो, किंग फिलिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप, मतलब मैंने ऐसे याद किया था कि आपको लाइन वाइज याद हो जाए। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीशीज। तो आई होप कि आपको ये वाला ट्रिक बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर जिसको आप फॉलो कर पाएंगे। ठीक है,
अब चल के सबसे पहले हम ना सबसे लोएस्ट वाला पढ़ते हैं कि इससे नीचे कोई डिवीजन नहीं, सबसे लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं टेक्सोनोमिक स्पीशीज के बारे में। वन शुड एबल बी डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। कि भाई स्पीशीज को ना हम बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दिया है, आपको जब समझ में ना आए ना तो थोड़ा वेट करो, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी को पता है कि आपकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कहाँ तक है, और आपको नेक्स्ट लाइन में वो बता देंगे कि भाई एग्जांपल ले लो, क्योंकि हम ना एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से कोरिलेट समझ पाते हैं। क्या बोला है, लेकिन लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका। अगेन हमारा प्रिय फ्रूट मैंजीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो, सोलानम टुब्रोसम जिसका नाम पोटैटो होता है। तो आपको देखो ये सब नाम याद रखना है, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू ना आपको साइंटिफिक नेम भी चिपका रहा है कि आपको याद करना है। पेंथेरा लियो फॉर अ लायन, ऑल दिस थ्री नेम इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। हमने बायोलॉजिकल नेम में बायनोमियल नेम में पढ़ा था कि भाई फर्स्ट वाला जीनस होता है, सेकंड वाला स्पीशीज एपिथेट होता है। तो इसमें इन्होंने और भी बता दिया कि भाई आप क्या पता भूल गए होंगे कि इंडिका ट्यूबरोसम लियो ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट बता रहा है, यानी कि स्पीशीज के बारे में बता रहा है। इससे लोएस्ट आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलानम, पेंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन, ये ना उसका हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन कौन, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ईच जीनस, मतलब ये हम ये जीनस की बात कर रहे हैं, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ही देखो ये जीनस का सब ग्रुप है, ये राइट, ये सब ग्रुप है जीनस का। तो ये जीनस के ना बहुत सारे सब ग्रुप हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है या डिफरेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि पेंथेरा की बात कर रहे हैं कि पेंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड एज टाइग्रिस। सोलानम इंक्लूड अ स्पीशीज कॉल्ड एज नाइग्रम, ठीक है। ओके, अब क्या बोला, नाइग्रम मेलोन जो है ना, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू अ स्पीशीज सेपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इन अ जीनस होमो। तो हमें पता है कि हम जो ह्यूमंस है वो किस पे बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो होमो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट करना है। होमो सेपियंस है मतलब स्पीशीज, मतलब होमो का सिर्फ एक ही सेपियंस है, होमो सेपियंस सिर्फ एक ही स्पीशीज का सब ग्रुप बचा हुआ है। द साइंटिस्ट नेम थस फॉर द ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज द होमो सेपियंस। इसकी वजह से साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग को रेफर करने के लिए वो होमो सेपियंस है। समझ में आया इतना? आई होप इतना आपको क्लियर है। ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा है, जो ओल्ड एनसीईआरटी से बहुत पार्ट डिलीटेड है, बट आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन को न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। इससे यही पढ़ना है, लिमिटेड क्वेश्चन ही आएंगे जो आपको न्यू एनसीईआरटी में अनवांटेड चीजें तो बिल्कुल भी आने नहीं वाली है, ठीक है। जीनस comprises of a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera। ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जो जीनस आता है देन स्पीशीज आता है, तो जीनस के अंदर ना मोर कॉमन क्या है, क्योंकि इसका ये डिवीजन है, तो ऑफकोर्स ये जितने सब बहुत सारे स्पीशीज का सबका क्या होगा, कॉमन जीनस होगा। तो जीनस का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो जीनस क्या होता है, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है जो आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ओके, we can say that genera are aggregate of closely related species। मतलब बहुत सारे स्पीशीज का रिलेशन क्या हो गया, जेनेरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज। जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं स्पीशीज के बारे में, पोटैटो एक अलग ग्रुप है स्पीशीज का, ब्रिंजल एक अलग ग्रुप है स्पीशीज का, ठीक है। लेकिन दोनों का ना जो जीनस है वो सेम है, दोनों का जीनस क्या है, सोलानम है। पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस, पेंथेरा टाइग्रिस, इन दोनों का पेंथेरा यानी जीनस सेम है लेकिन उनका स्पीशीज डिफरेंट है। With several common features are all the species of genus Panthera. These genus differ from another genus Felis, which include cat। तो याद रखना कि भाई कैट को रेफर करने के लिए फेलिस। अगर आपकी लाइफ में आपको कैट प्रिय है तो फेलिस, ठीक है। अगर आपको लाइफ में वो क्लियर है तो ये आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। जीनस समझ में आ गया कि जीनस एक बोलते ब्रॉडर एस्पेक्ट है जो आपको इसमें स्टडी करना है। अब फैमिली को देखते हैं कि फैमिली क्या होती है, राइट। कि फैमिली एक नेक्स्ट कैटेगरी है और फैमिली इज ऑल्सो अ ग्रुप, लेकिन उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस लेवल पे है, किस लेवल ऑफ कैटेगरी को फॉलो करता है वो भी डिफरेंट है। कि जो नेक्स्ट कैटेगरी है, फैमिली हैज ग्रुप्ड ऑफ अ रिलेटेड जेनरा विद अ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। ओके, इसमें बोल रहा है कि अभी मैंने बोला था कि फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पीशीज आएगा। तो फैमिली है ना, ये अगेन इसका पार्ट है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट जीनस कॉमनली फॉर्म करेंगे फैमिली को। तो बोल रहे हैं कि जो फैमिलीज के बीच में अगर दो फैमिलीज की बात करेंगे, दो डिफरेंट फैमिलीज की बात करेंगे तो उनके बीच में सिमिलैरिटीज डिफरेंट होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू जीनस बहुत सारे जीनस और इसके बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे, ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है। क्या बोल रहा है देखो
कि हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। कि दो जीनस के अंदर आपको बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दो फैमिलीज के अंदर आपको ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को नहीं मिलेगी। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, मतलब बोल रहे हैं कि जो फैमिलीज हैं वो ना दोनों के बेसिस पे कैरेक्टराइज हो सकती है। कौन से बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि किसके बेसिस पे फैमिली कैरेक्टराइज हो सकती है। पहले दे देगा वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, थर्ड लिखेगा नन ऑफ द अबव, फोर्थ लिखेगा बोथ ऑफ द अबव। तो आपका आंसर जाएगा बोथ ऑफ द अबव, राइट, क्योंकि वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों के ऊपर फैमिली को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में नहीं आया तो 3 डिफरेंट जेनेरा जैसे कि जेनेरा सोलानम, पिटेनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन अ फैमिली सोलानेसिए। ठीक है, कि ये तीनों फैमिलीज को, जो तीनों डिफरेंट जेनेरा है जैसे कि सोलानम, पिटूनिया, धतूरा, ये जो तीनों डिफरेंट जेनेरा है उसको एक सिंगुलर फैमिली में रखा जाता है, इसको नाम है सोलानेसिए। अमॉन्ग द एनिमल फॉर एग्जाम्पल जो जीनस पेंथेरा है, जो लायन, टाइगर, लेपर्ड को साथ में रखता है विद जीनस फेलिस। फेलिस एक डिफरेंट जीनस है जिसको कैट बोलते हैं, वो ना दोनों एक कॉमन फैमिली में, कौन सा, फेलिडी। Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find similarities and some differences as well. इनकी कॉमन फैमिली क्यों है? क्योंकि देखोगे तो कुछ में डॉग और कैट की सिमिलैरिटीज है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो डिफरेंसेस तो हमने जीनस के अंदर डिवाइड करके, हमने स्पीशीज के अंदर डिवाइड करके उनको अलग अलग कर दिया, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज है, यानी कहीं ना कहीं उनके हायर लेवल के, उनको हायर लेवल में कुछ सिमिलैरिटीज होगी, तो हायर लेवल में सिमिलैरिटीज होने के कारण उनको हायर लेवल में एक ग्रुप दे दिया गया है, फैमिली। They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively. ठीक है, तो देखा जाए तो उनकी फैमिलीज डिफरेंट है। कौन से एक का नाम है फेलिडे, जिसके अंदर हमारे अंदर पूरे सारे कैट्स की फैमिली आती है, और कैनिडे सारे डॉग्स की फैमिली आती है। अरे देखो, मैं बता रही हूँ ना, ये आपको देखने पढ़ने में लग रहा है कि भाई कितना कुछ याद रखना है, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसका नाम ही, जैसे कि कैट का नाम फेलिस है, डॉग का नाम कैनिडीज है, तो और उसके अंदर ये भी याद रखना है कि डॉग, ऑफ कोर्स ये तो बहुत इजी है कि फेलिस है तो फेलिडी फैमिली में होगा, कैनिस है तो कैनिडीज फैमिली में होगा, तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने, दैट्स इट। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लर्निंग। ठीक है, तो जितना भी लर्न है उतना लर्न करने की कोशिश करो, समझने वाला जो चीज़ है वो इससे वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में मत जाना, बिकॉज जो एनसीईआरटी बेस्ड है वही क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन मुझे लगता है कि अरेंजमेंट बैलेंस किंगडम के बाद क्या आएगा वो मैंने आपको एक ट्रिक से बता दिया। सेकंड चीज, ऑर्डर की बेसिस क्या थी क्लासिफिकेशन की, फैमिली की बेसिस क्या थी क्लासिफिकेशन की, दैट्स इट। जीनस क्या क्या है, और एक साइंटिफिक नेम, बस। इससे ज्यादा इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, वेटेज कम है लेकिन हाँ क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में मत जाना कि इसका एकदम डीपर मीनिंग और भी हाई लेवल, क्योंकि हम 11th-12th में वो स्टडी कर रहे हैं जो होते ना आगे जाके एमएससीज बीएससीज में भी कराते हैं, तो उसका जस्ट इनिशियल पार्ट है। अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, बट आपको नीट के इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो इसमें है आपको लर्न करना है कि ओके कैनिडी फैमिली होती है, फेलिडी फैमिली होती है, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आने वाला, याद रख लो। नेक्स्ट पे चलते ऑर्डर। You have seen earlier that categories like species, genus, families are based on the number of similar characters. ये हमने देखा जो जितने भी हमने कैटेगरीज के बारे में पढ़ा उसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स है। Generally, order and other higher taxonomic category are identified on the basis of aggregate of character. लेकिन जो ऑर्डर है ना वो बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे बना हुआ है। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, ऑफ कोर्स ये हम इस वे में जा रहे हैं, तो ऑर्डर क्या एक हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, मतलब बहुत सारे डिफरेंट फैमिली का कॉमन ग्रुप क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, विद एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब जो फैमिलीज है जिनके बीच में बहुत ही कम सिमिलैरिटीज, उनको एक कॉमन ग्रुप में, एक कॉमन ऑर्डर में रखा जाएगा। These similar characters are less in number as compared to different genera, including a families. ये एक लाइन ना बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर वाले चैप्टर में, ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या बताया था कि दो फैमिलीज के बीच में ना सिमिलैरिटीज बहुत ही कम होती है, बट दो स्पीशीज के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज होती है। तो दो स्पीशीज के बीच में सिमिलैरिटीज होती है, जब मैं इसको ऑर्डर में डालूंगी, ऑर्डर वाले ग्रुप में डालूंगी, तो ऑफकोर्स इनके बीच में ज्यादा सिमिलैरिटीज है, राइट, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। लेकिन जब मैं दो फैमिलीज को ऑर्डर के ग्रुप में डालूंगी, दो फैमिलीज के बीच में सिमिलैरिटीज कम है। बस इतनी बात बोल रहे हैं, क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे फैमिली के बीच में सिमिलरिटीज क्यों कम है, ऑफ कोर्स। तो ये सब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस इसमें से नहीं आएंगे। ठीक है, प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। सिर्फ आपको ये याद रखना कि ठीक है ये दोनों ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आते हैं, बस दैट्स इट। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये भी याद रखना भाई, हाईलाइट कर लो, याद कर लेना कि ऑर्डर का बेसिस क्या है। जैसे इसमें था वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव दोनों बेसिस था, ऑर्डर का क्या बेसिस है, क्वेश्चंस ये आ जाएंगे, बेसिस क्या है। लोग देख
सारे लोग 24, 25, 26 लाख स्टूडेंट, बट सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या उनको पता नहीं है क्वेश्चन का आंसर। मैं बता दे रही हूँ कि इसमें बेसिस पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई फ्लोरल कैरेक्टर्स का बेसिस है। द एनिमल ऑर्डर कैनवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडिए एंड कैनिडिए, कि जो ऑर्डर है जिसका नाम कैनवोरा है, कार्निवोरा है, सॉरी फॉर दैट, कार्निवोरा है, उसके अंदर कौन सी फैमिलीज आती है, फेलिडिए एंड कैनिडिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्लास के ऊपर। जैसे हमारी क्लासेस होती है राइट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, नाउ यू माइट बी इन 11th क्लास, 12th क्लास, राइट। तो उस क्लासेस के बेस पे यहाँ पे भी क्लास को डिफाइन किया। देखते हैं क्लास क्या है। ऑफकोर्स बहुत सारे ऑर्डर्स को जिस एक कॉमन ग्रुप में रखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला गया कि ऑर्डर प्राइमेटा, कि एक ऑर्डर है जिसका नाम है प्राइमेटा, जो क्या क्या रखता है अपने अंदर, मंकी, गोरिल्लास, गिबन्स, इज प्लेस इन अ क्लास मेमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा। मतलब कार्निवोरा और मेमेलिया को दोनों एक सिंगुलर क्लास में रखा गया है, प्राइमेटा, सॉरी सिंगुलर क्लास में रखा गया है, जिसका नाम क्या है, ऑर्डर प्राइमेटा। That include animals like tiger. Class Mammalia has other orders also. यानी कि मैं बोल सकती हूँ प्राइमेटा, मेमेलिया, ये सब क्या रखा गया, इन कॉमन क्लासेस में रखा गया। ठीक है, मेमेलिया के पास और भी बहुत सारे ऑर्डर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फाइलम। अगेन मुझे पता है कि फाइनल एनिमल्स के लिए होता है और डिवीजन बेसिकली प्लांट्स के लिए होता है, बट यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। सो क्लासेस, ओके लेट मी रब दिस, बहुत ज्यादा गजर मजर हो गया राइट। ओके ठीक है। फाइलम, class comprising animals like fishes, amphibia, reptile, bird along with the mammal constitute the higher category called as phylum। मैंने बताया था कि जो भी birds है, animals है, जो mammals के साथ साथ ना mammals की ग्रुप के अंदर एक हायर कैटेगरी को फॉलो अप करते हैं, जिसका नाम है फाइलम। ठीक है, ठीक है। फाइलम based on the common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system are included in the phylum chordata। समझ सकते हो इसका बेसिस क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिस पूछेगा कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हो गया, होलो न्यूरल सिस्टम हो गया, ये सब क्या इसका बेसिस है, किसके, फाइलम चॉर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट्स, जिसको हम डिवीजन का नाम भी देते हैं, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड एज डिवीजन। जो मैंने आपको बता दिया था, इजी है, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ बेसिस पे पैराग्राफ पे क्वेश्चन आने वाला है। और ना मैं आपको एक चीज, जैसे कि देखो हमने समझा था किंग फिलिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप, देखो ये पूरा, ये आपको सिमिलर वैसे चार्ट आपको याद करना है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, देख रहे हो, मतलब ये याद करना है। बट दैट्स कि हम ना ऐसे पढ़े, सबसे पहले स्पीशीज पढ़ा, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन किंगडम। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अभी आप प्रोसीड करते हैं किंगडम। इसकी डिटेल स्टडी ना आप एनिमल किंगडम में करने वाले हो, बट इसका ओवरव्यू हम इस चैप्टर में ले लेते हैं। ठीक है, चैप्टर में क्या बोल रहा है कि ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइन्ड टू बी अ हायर कैटेगरी कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया, जिसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले इन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एनिमल्स। किंगडम जो प्लांटे है वो भी हम पढ़ने वाले। ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑफ ऑल द प्लांट्स फ्रॉम द वेरियस डिविजन, henceforth we refer to this group as animals and plant kingdom। इसकी वजह से दोनों की डिफरेंस है, एक एनिमल एक प्लांट है, उसको दो किंगडम में रख दिया गया, एक किंगडम एनिमेलिया, दूसरा किंगडम प्लांटिंग। ठीक है, द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज यानी बहुत सारे जो ग्रुप्स है फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीशीज इन द फिगर 1.1, जो अभी हमने जस्ट करा कि स्पीशीज से लेकर उसका असेंडिंग ऑर्डर। ये भी याद रखना भाई, असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से होता है, स्पीशीज से लेकर किंगडम में। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा किंगडम से लेकर स्पीशीज तक। तो आपको याद रखना आंसर करते वक्त कि असेंडिंग पूछा है या डिसेंडिंग पूछा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में ही खत्म हो जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी लोग 5 मार्क्स माइनस करवा के आते हैं। These are broad categories, ये ना थोड़े बड़े कैटेगरीज होते हैं। However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and specific placement of various taxas। जो हमने पढ़ा है ना किंगडम, इसके अंदर भी बहुत सारे सब ग्रुप है जो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, लेकिन हम बता दिया गया कि इतना ब्रॉडर क्लासिफिकेशन मुझे पता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, इसके उसके और भी बहुत सारे सब ग्रुप है। Look at the hierarchy in the 1.1 जो हमने देखा। Can you recall the basis of this arrangement? क्या आप बता सकते इसका basis of arrangement क्या था? जल्दी मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। Say for example as we go from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing।
कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है, बहुत सारे जर्नलाइज कैरेक्टर्स बढ़ने लग जाती है, राइट। लोअर द टेक्स्ट, इस पे क्वेश्चंस आएंगे भाई, हाईलाइट कर लो ये वाला, मैं बता रही हूँ कुछ ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर द टेक्स्ट मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द सेम टेक्स्ट आर शेयर। फॉर एग्जांपल मैंने स्पीशीज रख दिया डॉग की, तो डॉग के अंदर जो स्पीशीज है ना उनके अंदर सिमिलैरिटी ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू कैट, मतलब लोअर द टेक्स्ट मतलब स्पीशीज की हम जो बात कर रहे हैं ज्यादा उसमें कॉमन कैरेक्टर्स अमॉन्ग द सेम टेक्सॉन शेयर करेंगे। हायर द कैटेगरी, greater is the difficulty of determining the relationship of other texts at the same level। कि फॉर एग्जाम्पल मैं हायर गई, मैं किंगडम प्लांटे गई, किंगडम एनिमेलिया गई, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना और मुश्किल हो जाएगा, राइट। बहुत ही ऑफकोर्स आप बता सकते कि प्लांट और एनिमल भी कभी रिलेटेड हुआ करते थे, नहीं, बहुत ज्यादा ही डिफरेंसेस आ जाएंगे। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल के बीच में सिमिलरिटीज निकालना मुश्किल हो जाएगा और क्लासिफिकेशन भी और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये भाई ये तो आपको याद, आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये कुछ करो या ना करो बट ये रटा हुआ होना चाहिए। एंटायर टेबल देखो, ये पूरा ये टेबल है, दिस टेबल इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। आपको याद करना, मैं एक बार नाम सारा कुछ रीड करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम समझिए कॉमन नेम, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इनके बारे में पढ़ने वाले। इनका बायोलॉजिकल नेम, हम तो मैन बोलेंगे लेकिन साइंटिस्ट होमोसेपियंस बोलेंगे, हम हाउस फ्लाई बोलेंगे लेकिन आप किसी बायोलॉजिस्ट के घर पे जाओगे तो उनके पास में होगा मस्का डोमेस्टिका। हम खाएंगे मैंगो लेकिन साइंटिस्ट क्या खाएंगे, मेंजीफेरा इंडिका। वीट, ट्रिटिकम एस्टिबम, इसका जीनस देखो ऑफकोर्स, ये फर्स्ट वन इज जीनस, सेकेंड वन इज स्पीशीज, तो होमो, मस्का, मेंजीफेरा, ट्राइटिकम। फैमिलीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ये सब लर्न होना चाहिए, इस टेबल पे तो मोस्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। होमो देखो ये सब यही वर्ड आएगा, कॉमन वर्ड है। फैमिली में होमोनेडिए, मस्कुडेए, एनाकार्डेजिसिए, पोएसिए, ये सब डिफरेंट फैमिलीज के नेम है। ऑर्डर में चलते हैं प्राइमेटा, डिप्टेरा, सैपिंडेल्स, पोइल्स। क्लास में चलते हैं हम लोग, ओके, क्लास में चलते हैं। क्लास में बोल रहा है मेमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलिडीने, मोनोकोटिलिडीने। फाइलम या डिवीजन, फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, कॉर्डेटास, आर्थ्रोपोडास, एंजियोस्पर्मी अगेन। ये आपको ही लर्न करना है, एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं, सब माइंड में रखना है बस, ठीक है। कि हाउस फ्लाई में एक पूरा एग्जांपल दे कि जो मैन है उसका साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है, वो जीनस होमो में बिलोंग करता है, फैमिली होमोनेडिए ही है, इसका ऑर्डर प्राइमेटा है, इसका क्लास मेमेलिया है और ऑर्डर क्या है, फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं अभी, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया। हमारा समरी इज ऑल अबाउट कंडेंसेशन, में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं तो मैं इसमें उसको भी रीड करवा देती आपके लिए। तो चलिए हम चलते हैं, समरी में इट्स लाइक नथिंग, कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार आप रीड कर लेना, आपको पूरे चैप्टर का एक समराइज्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर इजी है, जो इसमें बेसिकली आपको लर्न क्या करना है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने जो अंडरलाइन हाईलाइट किया है वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर था आपका, क्वेश्चंस आते लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में मत जाना। जो भी डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। मेक श्योर ये करने के बाद आप एक बार खुद से रीड करो, समझो क्या सेंटेंस क्या नहीं समझो, अगर कुछ सेंटेंस नहीं समझो तो प्लीज कम बैक ऑन दिस वीडियो और वो लाइन को समझो। लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है। पीपल ऑफन से कि याद करना मुश्किल होता है, कि बट व्हाट आई फील लाइक याद करना मुश्किल नहीं है। एक बार आपने समझ लिया एंड देन याद किया तो वो ना आपके ब्रेन में बहुत ही लंबे टाइम तक रहता है। तो कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो। और विद दैट हमने चैप्टर कंप्लीट किया है। न्यू एनसीईआरटी में बहुत कुछ रिडक्शन हुआ है, बट आपको न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। वो फियर में कि भाई नीट 2025 डिफिकल्ट होगा तो आप बहुत से अनवांटेड चीज करने लग जाओ, डोंट डू दैट। स्टिक टू योर एनसीईआरटी, रीड दैट, सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर एनसीईआरटी and you're going to see the result. ठीक है? So meet you in the next video with again an amazing chapter. Okay, till then, bye bye.